नमस्कार। 8वीं के गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में 9वां अध्याय बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। अब तक हम सीख चुके हैं चर व अचर, बीजीय व्यंजक, पद, गुणनखंड, समान व असमान पद, गुणांक व घातांक। ये हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। इस कक्षा में हम दोहराएंगे पद, गुणनखंड एवं गुणांक, एकपदी, द्विपद एवं बहुपद, समान व असमान पद, बीजीय व्यंजकों का योग व व्यकलन। इसके साथ साथ इस कक्षा में हम बीजीय व्यंजकों की गुणा को भी सीखेंगे। संख्या रेखा और व्यंजक का क्या संबंध है? यदि हम दी गई स्क्रीन पर इस दूरी को मापें तो यह अज्ञात दूरी है x और इसमें x से लेकर p तक 5 इकाई और जोड़नी है। तो पहली O से लेकर x तक की दूरी को x कहा जाएगा और x से लेकर p तक की दूरी को 5 OX दूरी x है, XP दूरी 5 है। यदि हम अकेला x लिख दें तो वो भी एक व्यंजक है, अकेला 5 भी एक व्यंजक है। इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कथन बनता है x से 5 अधिक। तो O से P तक की दूरी x जमा 5, यह भी एक व्यंजक है जिसमें x चर है और 5 अचर राशि है। और एक बार दोहरा लेते हैं, किसी भी अज्ञात राशि, जैसे ये एक रेखाखंड है, इसकी हमें लंबाई मालूम नहीं है और इसकी लंबाई को किसी अज्ञात राशि के रूप में दर्शाने के लिए हम अक्षरीय संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के A से लेकर Z तक के जितने अक्षर हैं हम उनका प्रयोग करते हैं। यदि मैं इसको x लिख देता और ये एक क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, चर x वाला, एक पद वाला। यदि इसमें कहा जाए कि 3 सेंटीमीटर और जोड़ दिया जाए, ये 3 सेंटीमीटर और जोड़ दिया तो ये जो बीजीय व्यंजक बनेगा वो x जमा में 3 बनेगा। तो x में 3 और जोड़ दिया, ये क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है। ये फिक्स है, इसका मान नहीं बदलेगा, लेकिन इसके मान का हमें पता ही नहीं है। तो जब इसका मान आ जाएगा, इस पर्सन में इसका मान कुछ और हो सकता है, दूसरे पर्सन में इसका मान कुछ और हो सकता है, यानी इसका मान बदलता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं चर। सीधे सीधे यदि सरल भाषा में सीखें, अक्षरों को हम बोलेंगे चर और अंकों को हम बोलेंगे अचर, जिसका मान नहीं बदलता। अब ये x जमा 3 क्या हो गया, x जमा 3 एक बीजीय व्यंजक हो गया जो 2 पदों वाला है। इसका एक पद चर है और एक पद अचर है, लेकिन ये संयोजन जो है वो हम केवल जोड़ और घटा को करेंगे। यदि हम इस तरह के 3 x और x, इन तीनों को हम जोड़ें x जमा x, तो ये बन गया आपका 3x। अब ये 3x जो होगा वो एक ही पद होगा। इसी तरह से x की दूरी OX,
x के ही समान दूरी XA, x के ही समान दूरी AB और x के ही समान दूरी BC लें, यानी x को 4 बार लिया तो ये हमारा बन गया 4x, और इस 4x से 5 इकाई अधिक तो यह बन गया 4x जमा में 5। तो ये जो स्थिति है कि DO से कितनी दूरी पर है, 4x जमा 5, तो ये 4x जमा 5 हमारे लिए बीजीय व्यंजक को x जमा y या y जमा में x किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आप x जमा में 3 लिखिए या 3 जमा में x लिखिए या x माइनस 3 लिखिए या -3 प्लस का x लिखिए। तो बीजीय व्यंजकों में हम पूरे के पूरे पदों को आगे पीछे लिख सकते हैं। पद क्या है? जोड़ और घटा के चिन्हों के द्वारा बीजीय व्यंजक में अलग अलग समूहों को पद कहेंगे। जो समूह जोड़ का या घटा का चिन्ह के साथ अलग अलग किए जाते हैं उनको हम पद कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये एक पद है, ये दूसरा पद है। यदि यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा पद, यदि इसमें मैं 6 जोड़ दूँ तो ये तीसरा पद है। माइनस का t कर दूँ तो ये चौथा पद है। हम क्या करेंगे? केवल जोड़ और घटा के चिन्हों को सेपरेटर मानेंगे, अलगाव करने वाले मानेंगे, अलग समूह बनाने वाले मानेंगे। इन अलग अलग समूहों के नाम होंगे पद। ये हमारा 2 पद का हो गया, ये 1 2 3 4 पद का हो गया, ये 1 2 पद, यहाँ भी 2, ये भी 2 2 पद। 1 जमा में 4x माइनस 7x की 2 एक बीजीय व्यंजक है, और इस बीजीय व्यंजक से हम इसके कितने पद हैं, हम जैसा कि पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में घटा और जमा के चिन्हों के द्वारा अलग किए गए समूह को पद कहते हैं। तो दिए गए बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं, 1 जमा का 4xz और माइनस का 7x की 2। प्रत्येक पद का गुणनखंड हम करें। पहले पद का एक गुणनखंड, दूसरे पद का 4xz और तीसरे पद का माइनस के साथ x और x। प्रत्येक पद का एक गुणांक भी होगा। गुणा में है जो अंक उसे हम कहेंगे गुणांक। पहले पद का गुणांक 1, दूसरे पद का गुणांक 4 और तीसरे पद का गुणांक माइनस के 7। अगला बीजीय व्यंजक हम लेते हैं 5xyz की 2 माइनस 3zy। इसमें 2 पद हैं। जो पहला पद हमारा होगा वो है 5xyz की 2। अगला पद माइनस के 3zy। इनमें पहले पद के गुणनखंड 5xyzz, दूसरे पद के गुणनखंड माइनस के 3zy और पहले पद का गुणांक 5 और दूसरे पद का गुणांक माइनस के 3। समान एवं असमान पद। समान पद वो होंगे जिसमें चरों बिल्कुल सेम होंगे और उनकी घात भी समान रहेगी। यहाँ पर पहला 7x 14x एवं माइनस के 13x समान पद हैं, क्योंकि इन सभी पदों में चर x है और उसकी घात 1 है। दूसरा 5x की 2 एवं माइनस के 9x की 2, यह भी समान पद हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पदों में चर x है और दोनों ही पदों में चर x की घात 2 है। तीसरा 7xy एवं
माइनस के 5yx। यहाँ पर दोनों ही पदों में x और y एक घात के चर हैं, अतः यह भी समान पद है। 7x एवं 7y समान पद क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों पदों के चर x और y अलग अलग हैं। 7x एवं 7xy समान पद क्यों नहीं है? क्योंकि पहले पद में चर x है और दूसरे पद में चर xy है। 7x एवं 5x की 2 में समान पद क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों पदों में चर तो x है, लेकिन एक पद में चर की घात 1 है और दूसरे पद में चर x की घात 2 है। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। अब हम बहुपद के बारे में बात करेंगे। बहुपद की जो शर्तें होंगी उसमें गुणांक कोई भी हो सकता है, यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई भी गुणांक हो, जिसका चर कोई भी हो सकता है, एक से अधिक चर भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि घातांक जो रहेगा वो केवल पूर्ण संख्या रहेगी। यहाँ हम देखते हैं कि a जमा b यह एक बहुपद है। यहाँ 2 चर हैं और दोनों की घात धनात्मक संख्या है। m की घात 3 घटा में m की घात 2 जमा में 3m जमा में 7, यह एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 4 पद हैं। प्रत्येक पद में घात एक पूर्ण संख्या है, अतः यह भी बहुपद है। -7 ab जमा 100 z। यहाँ पर 3 चर a, b और z प्रयोग हुए हैं। इसमें तीनों चरों की घात 1 है। अगला बीजीय व्यंजक y की घात -2 जमा में x -3। यहाँ पर x और y 2 चर दिए गए हैं, लेकिन y की घात -2 है, तो यह घात पूर्ण संख्या नहीं है, यह ऋणात्मक है। अतः y की घात -2 जमा में x -3 बहुपद नहीं है। एक पदी ऐसे सभी बीजीय व्यंजक जिनमें केवल एक पद हो। यहाँ हम उदाहरण में a लेते हैं, वो एक पदी है। 100 ये भी एक पदी है। 3x की 3 y की 2 z ये भी एक पदी है। माइनस के 7 m घात 2 n एक पदी है। 3 2 u की घात 100 32 u की घात 100 यह भी एक पदी है। इस तरह से सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि चर कई सारे हो सकते हैं, घात कुछ भी हो सकती है, गुणांक कुछ भी हो सकता है। घात कुछ भी होने का मतलब धनात्मक पूर्णांक कितना भी बड़ा हो सकता है। और इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं चर एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे उदाहरण एक पदी के हैं, लेकिन इनमें जोड़ और घटा के द्वारा अलग समूह नहीं बनाए गए हैं। अब हम द्विपद की बात करते हैं। ऐसे बहुपद जिनके 2 पद हों उनको हम द्विपद कहेंगे। 2 पदों को जोड़ या घटा के निशान के द्वारा अलग अलग किया जाएगा। x जमा 7 a जमा b, इन दोनों को जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग किया गया है।
x की 2 जमा y की 2, यहां भी सेपरेटर जो है जमा का निशान है, एक्स वाई जेड माइनस के 3, यहां घटा का चिन्ह सेपरेटर है, माइनस टी की घात 8 जमा में क्यू आर। आप देखें इन सभी बहुपदों के दो दो पद हैं और उन दोनों पदों को अलग करने वाला चिन्ह जोड़ या घटा है। ये सभी द्विपद के उदाहरण हैं। अतः हम कहेंगे कि केवल दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहेंगे। त्रिपद, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहेंगे। ऐसे बहुपद में 3 पद होते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण और उदाहरणों से समझते हैं। ए जमा बी जमा सी, यह एक त्रिपद है जिसका पहला पद ए, दूसरा पद बी और तीसरा पद सी है। अगला उदाहरण, ए की 2 माइनस 5a जमा का 1, यह भी एक त्रिपद है। 4xyz जमा में x की 2 माइनस y की 3, यहां पर भी बहुपद में 3 पद हैं, अतः यह त्रिपद है। एक और उदाहरण, ए बी सी माइनस पी क्यू आर जमा एक्स वाई जेड, ए बी सी पहला पद है, पी क्यू आर दूसरा पद है, एक्स वाई जेड तीसरा पद है। आप देखेंगे इसमें कुल 9 चर प्रयुक्त हुए हैं और केवल 2 चिन्हों के द्वारा इन चरों के समूहों को अलग अलग किया गया है। पहला एबीसी और पी क्यू आर को अलग करता है घटा का चिन्ह और दूसरा माइनस के पी क्यू आर और एक्स वाई जेड को अलग करता है जमा का निशान। इस तरह से ये 3 पदों वाला बहुपद है और इसको हम कहेंगे त्रिपद। हमने जाना एक पद वाला बहुपद एक पदी, 2 पदों वाला बहुपद द्विपदी और 3 पदों वाला बहुपद त्रिपदी है। पदों को अलग करने के लिए जोड़ या घटा के चिन्ह लिए जाते हैं। कहेंगे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का नाम, एक पद वाले बहुपद को एक पदी, 2 पद वाले बहुपदों को द्विपदी और 3 पद वाले बहुपदों को त्रिपद कहेंगे। घात के आधार पर भी हम बहुपद का नामांकन करते हैं। किसी बहुपद की घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्योंकि इसको हम ज्योमिति रूप देते हैं तो यह एक सरल रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। द्विघात बहुपद, इसकी घात 2 होगी। इसको हम डायग्राम में दिए गए चित्र के अनुसार दर्शाएंगे। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती, इसके डायग्राम इस तरह से बनेगा। हालांकि यह हमारे 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं है। अब एकपदी एवं द्विपद बहुत सारे बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। इन बहुपदों में से हम एकपदी और द्विपद को छांटेंगे। यहाँ हम देखते हैं ए एकपदी है, अगला 3x जमा 2y ये द्विपद है, ये द्विपद के सामने आ गया, और a प्लस बी माइनस सी 2 ये 3 पद हैं, ये किसी में भी नहीं आएगा। 3 पदों वाला हम यहाँ नहीं ले रहे। आगे a जमा में 9b, a जमा में 9b द्विपद है और ये द्विपद में आ जाएगा। अगला 765 mn एक पदी है, एक पदी की जगह पर आ जाएगा। u की घात 100 जमा में 2 यह द्विपद है। एक पदी, द्विपद, त्रिपद एवं अन्य बहुपद। यहाँ पर एक पदी,
द्विपद, त्रिपद और इनके अलावा जो भी बहुपद होंगे हम उनको चौथी श्रेणी में रखेंगे। हालांकि ये सभी बहुपद के नामांकन में आएंगे। ये a जमा b जमा c जमा XYZ बहुपद 1000 एक ही पद है। m की घात 3 जमा XYZ दो पदों वाला है, तो द्विपद ABC माइनस UWX जमा XYZ। हमारे पास दो बहुपद हैं। पहला बहुपद है 2x जमा 3y घटा का 8। दूसरा बहुपद है 2y माइनस के x जमा का 6। हमने इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है। संख्याओं को हम कैसे जोड़ते थे? 6 जमा में 3 बराबर 9। फिर हमने सीखा 6 जमा में 3 बराबर 9। आइए इसकी भी दोहराई इसी तरह से करते हैं। इससे पहले हम समान और असमान पद सीख चुके हैं। 2x जमा 3y माइनस का 8 लिखेंगे। उसके बाद 2x की समान पद कौन सा है? x चर वाला पद ये है, तो यहाँ चिन्ह के साथ उसको x के नीचे लिख देंगे। 2y जमा के हैं तो ये जमा के 2y और जमा का 6 है तो जमा का 6 लिख देंगे। जब हम जोड़ते हैं तो केवल आपने कोई भी चिन्ह नहीं बदलना है, सिर्फ इन चरों के गुणांक देखने हैं। इस पद में गुणांक 2 है और इसमें माइनस का 1 है। 2 में से ये 1 माइनस का है, कर देंगे तो रह जाएगा x। 3 और 2 दोनों ही जमा के हैं। 3 और 2 कितने हो गए? 5। और ये 5 क्या हो गए? y। 5y। 8 में से 6 जमा का है और 8 घटा का है, तो घटा के ज्यादा है, तो कितने रह गए? माइनस के 6। इस तरह से ये हमें 2 जो। अब इसी को हम दूसरी तरह से देखें तो 2x जमा के 3y माइनस 8 जमा का 2y माइनस x और जमा का 6। आप देखें कि 2x के साथ में x लेके आएंगे माइनस का x। 3y के साथ में y वाला पद लेके आएंगे 2y और संख्याओं को अलग लिख देंगे। माइनस के 8 जमा का 6। बराबर के नीचे आप बराबर का चिन्ह लगाना, ये आदत बना ले आप फेयर कॉपी में भी और रफ नोटबुक में भी। 2x में से x घटाएंगे, x बचेगा। 3 और 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं। 5y माइनस के 2। ये आपका दूसरी विधि। आप पंक्ति में योग करते हैं तो पंक्ति में योग इस तरह से करें, और बड़ी कक्षाओं में हमने यही विधि आगे बढ़ानी है। इस विधि का हम प्रयोग सिर्फ शुरुआत में समझने के लिए करेंगे। उस गुणा के बारे में बातचीत करेंगे। पहले योग करेंगे हम। एक बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दिए गए तीनों बीजीय व्यंजकों को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और ब्रैकेट में बंद करने के बाद बराबर का निशान लगाएंगे अगली पंक्ति में, बराबर के निशान के नीचे, और जो जितने भी ब्रैकेट हमने लगाए हैं वो सारे ब्रैकेट खोल देंगे। AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अगली पंक्ति में हम क्या करेंगे? समान जो पद हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। AB वाले अलग, BC वाले एक साथ और CA वाले एक साथ। अब हम देखते हैं AB माइनस AB शून्य होता है, BC माइनस BC भी शून्य होता है और
ए माइनस का प्लस सी ए भी शून्य है। तो हमारा उत्तर जो है इस प्रश्न का आ गया शून्य। एक अगला हम बीजीय व्यंजकों का घटा कैसे करेंगे उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीजीय व्यंजकों का घटा कैसे करेंगे उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास जो संख्या है वो है 12a माइनस 9ab जमा का 5b में से 4a माइनस 7ab जमा का 3b और जमा का 12 ये घटाना है। हमने क्या करना है, पहले दिए गए जो दोनों बीजीय व्यंजक हैं उनको ब्रैकेट में रख लेंगे और ब्रैकेट के बीच में हम चिन्ह लगाएंगे घटा का। अब पहले वाला बीजीय व्यंजक जो हमारा वो ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस के बाद के जो है वो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस 4a प्लस का 7b माइनस का 3b और घटा का 12। अगले में हम समान पदों को इकट्ठा कर लेंगे। 12a माइनस 4a माइनस का 9ab प्लस 7ab प्लस का 5b माइनस के 3b माइनस का 3 और माइनस का 12। अब हम समान पदों में से उनको संयोजन कर देंगे। जहां प्लस का ज्यादा बचता है प्लस का कर लेंगे, माइनस का ज्यादा बचता है माइनस का कर लेंगे, और यदि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको हम जोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर आया 8a माइनस के 2ab जमा का 2b जमा माइनस के 15। बीजीय व्यंजकों की गुणा। हम गुणा में देखते हैं 4p को 4 गुणा p, जिसका अर्थ होता है p का 4 बार योग। यदि हम 3 गुणा में 4p लिखें तो इसका अर्थ है 4p का 3 बार योग, और यह हो गया 12p। यदि हम सीधा सीधा करें तो 3 गुना 4p, 3 गुना में 4 और गुना p, 3 चौके 12p। बीजीय व्यंजकों में गुणा कैसे करेंगे? एक पद के साथ गुणा हम करेंगे तो गुणनफल एक पदी आएगा। उदाहरण के लिए 3x को हम 6y के साथ गुणा करें तो 3x गुना 6y। हम क्या करेंगे, जितने भी गुणांक होंगे उनको एक साथ गुणा कर लेंगे और जितने भी चर संख्या होंगी उनको हम दूसरे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। यहाँ गुणांक जो हैं उनकी गुणा 6 दिए जैसे हम सीखते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे 18, और यहाँ x और y ये अलग अलग चर हैं तो अलग अलग ही लिखे जाएंगे। क्रिया में है गुणा। एक पदी के साथ गुणा कैसे किया जाए उसके लिए हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से हम समझेंगे। एक पदी के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास एक पदी में ही उसका उत्तर आएगा। एक पदी की गुणा करने के लिए हम 3mn को 4np के साथ गुणा करेंगे। 3mn और 4np को हम ब्रैकेट में कर लेंगे और उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। यदि हम बीजीय व्यंजकों को बीच में ब्रैकेट में बंद करके और बीच में उनमें ब्रैकेटों के कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि वो गुणा में है। हम कभी भी बीजीय व्यंजकों में गुणा के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। 3mn और 4np की गुणा करेंगे तो संख्यात्मक जो संख्याएं हैं उनको पहले एक साथ लिख लेंगे 3 गुणा 4, और जो अक्षरीय संख्याएं हैं mn और np उनको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे। अगली पंक्ति में बराबर का चिन्ह 3 की 4 के साथ गुणा 12,
m, n गुणा n है तो n की 2 और p, ये हमारा आंसर आ गया। एक पदी की एक पदी से गुणा करेंगे तो गुणनफल एक ही पद में आएगा। ये इस उदाहरण से और समझते हैं। 4c ब्रैकेट में -a प्लस b प्लस c में से 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c को घटाओ। हम पहले व्यंजक को बड़ी ब्रैकेट में अलग से रख लेंगे और पीछे वाले व्यंजक को बड़ी ब्रैकेट में अलग से रख लेंगे। अगली बार पहले ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही हल करेंगे और दूसरे ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही हल करेंगे। इस तरह से हमारे पास दो बीजीय व्यंजक थोड़ा सरल करके आ गए हैं। अगले बार बराबर का निशान लगाएंगे और पहला व्यंजक ऐसे का ऐसा रहेगा। दूसरे व्यंजक में भी हम जो समान पद आ गए हैं 3ab माइनस 2ab, उनको इकट्ठा कर देंगे, अंडरलाइन जिनको किया हुआ है। दोनों ब्रैकेट अभी इसी तरह से रहेंगे, ब्रैकेटों को हमने नहीं खोलना है। अगली बार ब्रैकेट को हम खोलेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहला बीजीय व्यंजक ऐसे का ऐसे माइनस के 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 3ac माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस 2bc। यहाँ ध्यान दें कि ब्रैकेट के बाहर जो घटा का निशान था उसने ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल दिए हैं। अब हम समान पदों को इकट्ठा कर देंगे और बाकी सभी पदों को इस तरह से लिख देंगे कि बड़ी घात वाले पद पहले आ जाएं। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। एक पदी की एक पदी से गुणा की दोहराई करेंगे और 3mn को दोबारा से 4np के साथ गुणा करते हैं। 3mn को 4np से गुणा करते हैं, 3 और 4 की गुना 12। जो चर हैं m, n, n, p, ये m, n की 2np आ जाएगा। एक पदी की द्विपद से गुणा, 2x की गुणा करेंगे q जमा r के साथ, 2x की गुणा करेंगे q के साथ, फिर जमा का निशान लगाएंगे और 2x की गुणा फिर से कर देंगे r के साथ, दोनों पदों के साथ गुणा हो जाएगी, बराबर 2x³ जमा में 2xr। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अगला, एक पदी की गुणा करेंगे हम त्रिपद के साथ। ये 3 एकम 3, उत्तर में 3 ही पद आएंगे। 2x गुणा करेंगे z माइनस x माइनस y के साथ, 2x और z माइनस x माइनस y के बीच से गुणा का चिन्ह हमने ख़त्म कर दिया। 2x की गुणा z के साथ माइनस x के साथ माइनस y के साथ की, तो ये हमारे पास हल करने पर 2xz माइनस 2x की 2 माइनस 2xy आ गया, जिसको रेक्टेंगल से दर्शाया गया है। हम उदाहरण लेते हैं 2x जमा में 5 और इसकी गुणा करेंगे 4x माइनस के 3 के साथ, बराबर का निशान लगाएंगे। हम 2x की गुणा करेंगे पहले 4x माइनस के 3 के साथ और जमा के 5 की गुणा करेंगे 4x माइनस के 3 के साथ, यानी कि पहले बीजीय व्यंजक के पहले पद को दूसरे पूरे बीजीय व्यंजक के साथ गुणा करेंगे और फिर दूसरे पद को दूसरे बीजीय व्यंजक के साथ पूरे के साथ गुणा करेंगे। अब हम एक पदी की द्विपद के साथ जैसे गुणा सीख चुके हैं उनको हल करेंगे। 4x की 2x के साथ, माइनस 3 की फिर 2x के साथ, 4x की 5 के साथ गुणा करेंगे और माइनस 3 की भी 5 के साथ गुणा करेंगे। आगे 4 दूनी 8, x गुना x, x की 2,
माइनस के 3 और 2x है तो माइनस का 6x जमा 20x और माइनस के 15। अब यहाँ पर देखिए 6x और bx ये समान पद आ गए, हम इन समान पदों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे। 20x यहाँ पर जमा के हैं और 6x यहाँ पर माइनस के हैं, तो 20x में से 6x हम घटाएंगे तो 14x हमारे पास रह जाएंगे। 8x की 2 जमा 14x माइनस के 15, ये हमारा गुणनफल आ गया। आज की कक्षा में जो कुछ हमने चर्चा की है वो आप देख रहे हैं। चरों, अचरों, व्यंजक, एक पदी, दो पदी और बहुपद इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए पाठ्य पुस्तक को पढ़ लें और दी गई प्रश्नावली 9.1, 9.2 और कुछ सवाल 9.3 के हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।